हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल और एसआई के एग्ज़ाम के लिए जीके का एक महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने 800 एसआई की वैकेंसी का नोटिस रिलीज कर दिया है। इसी प्रकार आपको आने वाले समय में कांस्टेबल की वैकेंसीज का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है एनीथिंग विच डिस्ट्रॉय द इफेक्ट ऑफ पॉइजन इज कॉल्ड। तो ऐसा पदार्थ जो किसी भी पॉइजन यानी कि किसी भी विष या फिर जहर के इफेक्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके प्रभाव को खत्म कर देता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है एंटीडोट। जब भी दोस्तों हमें पॉइजनिंग होती है तो हम हॉस्पिटल जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं कि इन्हें एंटीडोट दीजिए। एंटीडोट क्या होता है? जो पॉइजन के इफेक्ट को खत्म कर देता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है द्रोणाचार्य अवार्ड इज गिवन टू। तो दोस्तों, द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वह खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह किन्हें दिया जाता है? तो जो उत्कृष्ट स्पोर्ट्स कोचेज होते हैं, ठीक है, तो कोचेज को दिया जाता है। और कब दिया जाता है दोस्तों? प्रत्येक वर्ष 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, तो उस दिन राष्ट्रीय खेल पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। तो उन्हीं के अंदर आता है द्रोणाचार्य अवार्ड। ये किसको दिया जाता है? स्पोर्ट्स कोचेज को। 2020 में किन किन लोगों को दिया गया देख लीजिए, यहाँ पर लिस्ट है। और ये दो कैटेगरी में दिया जाता है दोस्तों, एक है लाइफ टाइम कैटेगरी, दूसरी है रेगुलर कैटेगरी। तो 2020 में टोटल 13 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। तो आपके करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है राज तरंगिनी द फेमस क्रोनोलॉजी ऑफ कश्मीर किंग्स वॉज रिटन बाई। तो राज तरंगिनी जो है किसके द्वारा लिखी गई? कश्मीरी राजाओं के ऊपर। तो इसका आंसर है कलहन। ठीक है दोस्तों, यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है। कलहन जो थे वो एक कश्मीरी हिस्टोरियन थे, जिन्होंने कि 12वीं शताब्दी में राज तरंगिनी नामक पुस्तक लिखी थी, जो कि तत्कालीन कश्मीर राजाओं की इतिहास को बताती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, कलहन द्वारा लिखी गई राज तरंगिनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम्स में लगातार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है FDI रिफर्स टू। तो FDI का फुल फॉर्म बताइए। दोस्तों, FDI का फुल फॉर्म होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसको हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। किसी देश की किसी भी कंपनी द्वारा दूसरे देश में किया गया इन्वेस्टमेंट या फिर निवेश जो है वह फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहलाता है। इसको ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तो ऐसे एब्रीविएशन भी आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा होगा, वहां पर ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे गए थे। अगला है ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय। तो मानव शरीर में जो ऑक्सीजन है उसका ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, ह्यूमन बॉडी में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन ब्लड द्वारा किया जाता है। ठीक, और ब्लड एक कौन सी टिश्यू है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है संयोजी ऊतक और इंग्लिश में बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ब्लड किस प्रकार की टिश्यू है। तो इसको ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन इन ह्यूमन बॉडी इज ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। नेक्स्ट, द बैटलफील्ड ऑफ प्लासी इज सिचुएटेड इन। तो दोस्तों, प्लासी का युद्ध आपने हिस्ट्री में जरूर सुना होगा। तो जो प्लासी का बैटलफील्ड है, जहां पर ये लड़ाई लड़ी गई थी, प्लासी कहाँ स्थित है? तो प्लासी जो है दोस्तों हुगली नदी के किनारे पर है। कौन सी नदी के किनारे पर है? हुगली रिवर के किनारे पर है और वेस्ट बंगाल कोलकाता में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी, वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर है कि जो प्लासी का बैटलफील्ड है वह वेस्ट बंगाल में है। दोस्तों, प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को लड़ा गया था। किस किस के बीच? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो नेतृत्व किया था वो किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक, ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों, आप इनके नोट्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाबार्ड। दोस्तों, नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहां स्थित है? नाबार्ड का मुख्यालय कहां स्थित है? नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक, यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडरी है और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में।
ऑप्शन नंबर ए मुंबई में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। ग्रामीण क्षेत्रों में तथा कृषि क्षेत्रों में बैंकिंग सर्विस तथा लोन प्रोवाइड करने के लिए नाबार्ड की स्थापना की गई थी। और नाबार्ड की स्थापना कब की गई दोस्तों? 12 जुलाई 1982 को, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना की गई। 2020 में इसके नए चेयरमैन बने हैं, उनका नाम है गोविंद राजुलू चिंतला। गोविंद राजुलू चिंतला या फिर GR चिंतला कह सकते हो। यह क्वेश्चन आपसे 100% एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हु फाउंडेड द स्वतंत्र पार्टी। तो स्वतंत्र पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी या किसके द्वारा इसकी खोज की गई? तो इसका आंसर है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ठीक है, सी राजगोपालाचारी ने 4 जून 1959 को स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ट्रेंडिंग में है, इसीलिए क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, Which of the following places is famous for revolt started by indigo peasant? तो इंडिगो होता है नील, तो नील के किसानों द्वारा कहां पर विद्रोह स्टार्ट किया गया ब्रिटिश के खिलाफ? दोस्तों ब्रिटिशर क्या करते थे, इंडिया में किसानों से नील की खेती करवाते थे और उनसे बहुत कम दाम लेके खरीद देते थे। ठीक है, तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में अप्रैल टू मई 1917 में बिहार के चंपारण डिस्ट्रिक्ट में नील का विद्रोह हुआ। यानी कि जो नील के पीजेंट किसान थे उनके द्वारा विद्रोह कर दिया गया कि हमें जायज क्या दो, कीमत दो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी चंपारण। इसे चंपारण विद्रोह या फिर नील विद्रोह भी कहा जाता है। चंपारण कहां स्थित है? बिहार में स्थित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, द गोल गुंबज इज सिचुएटेड इन विच इंडियन स्टेट? तो गोल गुंबज का नाम आपने जरूर सुना होगा। तो गोल गुंबज किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। ठीक है दोस्तों, गोल गुंबज जो है बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। और यह किसकी टॉम्ब है या फिर किसकी कब्र है? तो मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है। ठीक है, जो गोल गुंबज है यह मोहम्मद आदिल शाह की कब्र है और मोहम्मद आदिल शाह जो है वो बीजापुर का सुल्तान हुआ करता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है कर्नाटका। अगला है द BD गोयनका अवार्ड इज गिवन फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? तो BD गोयनका अवार्ड जो है किस फील्ड में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? तो इसका आंसर है जर्नलिज्म। ठीक है दोस्तों, BD गोयनका के पिताजी थे रामनाथ गोयनका। तो रामनाथ गोयनका अवार्ड भी जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। और ये लोग कौन थे दोस्तों? ये लोग इंडियन एक्सप्रेस के फाउंडर थे, जो इंडियन एक्सप्रेस अखबार आता है उसके फाउंडर थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जर्नलिज्म या फिर पत्रकारिता। हु इज द हेड ऑफ नेशनल डिफेंस कमेटी? तो जो NDC होती है, नेशनल डिफेंस कमेटी होती है, उसका अध्यक्ष कौन होता है, उसका हेड कौन होता है? तो इसका आंसर है होम मिनिस्टर या फिर गृह मंत्री। ठीक है दोस्तों, NDC या फिर नेशनल डिफेंस कमेटी का जो हेड होता है वो गृह मंत्री होता है। प्रेजेंट में हमारे गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह इसके अध्यक्ष होंगे। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, एक और कमेटी होती है डिफेंस प्लानिंग कमेटी। ठीक है, DPC इसको बोलते हैं। इन दोनों में आप कंफ्यूज बिल्कुल मत कीजिएगा। तो डिफेंस प्लानिंग कमेटी का अध्यक्ष होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, जो NSA है, प्रेजेंट में अजीत डोवल है, तो वही DPC के अध्यक्ष होते हैं। और NDC के अध्यक्ष होते हैं होम मिनिस्टर। ठीक, इन दोनों को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एनवाइज फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स? तो भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल यह कहता है कि 14 साल तक के बच्चों को कंपल्सरी एजुकेशन मिलनी चाहिए? ठीक है, अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। तो इसका आंसर है आर्टिकल 45। आर्टिकल 45 के अंदर यह कहा गया है कि 6 से 14 साल के बच्चों को आप कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है आर्टिकल 45। इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है दोस्तों। ठीक, अगला है रिस्पेक्ट फॉर नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम इज द? अपने नेशनल फ्लैग यानी कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान जो भी हमारे राष्ट्रीय सिंबल हैं उनकी रिस्पेक्ट करना किसके अंतर्गत आता है? फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर आता है। यह प्रत्येक नागरिक की फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, मौलिक कर्तव्य हैं कि वो अपने नेशनल सिंबल्स का सम्मान करे। और दोस्तों फंडामेंटल ड्यूटीज कौन से पार्ट के अंदर आता है? पार्ट 4 A के अंदर आता है। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं काफी सारी अपनी वीडियोज में इनको बता भी चुका हूं आपको। सिटीजनशिप प्रोविजंस आर एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो सिटीजनशिप से संबंधित, नागरिकता से संबंधित प्रावधान हैं
वह कहाँ पर इंश्राइंड है भारत के संविधान में? तो इसका आंसर है पार्ट 2 एंड आर्टिकल 5 to 11। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक नागरिकता के प्रोविजन दिए गए हैं कि कौन भारत का नागरिक बन सकता है और नागरिकता लेने के क्या क्या प्रोसीजर है या क्या क्या नियम है, यह पार्ट 2 आर्टिकल 5 to 11 में मेंशन है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। इसी प्रकार से हम लगातार सीरीज चलाएंगे और अन्य एग्जाम्स के लिए भी आप चैनल पे बने रहिए। अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। गॉड ब्लेस यू ऑल।